वेलकम यू ऑल फॉर सोनू भारती कॉमर्स क्लासेस। हम एक सीरीज़ कवर कर रहे हैं। हम अपने मेन पेपर का बी पार्ट रोज प्रैक्टिस करते हैं, तो आज भी हम एक मेन पेपर का बी पार्ट प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये पार्ट आपके 20 मार्क्स कैरी करता है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन योर बुक नंबर 3 इन अकाउंटेंसी। तो इसके अंदर हम जो कवर करते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, आपका टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, आपका रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट को कवर कर। लेट्स स्टार्ट विद इट। तो आपका बी पार्ट स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 27 से। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट द क्वेश्चन हियर, मैच द फॉलोइंग। सबसे पहले समझते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है। अगर मैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट की बात करूं तो ईयर ऑन ईयर जो आपके रिजल्ट्स होते हैं, जब हम उनको कंपेयर करते हैं तो हम उसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलते हैं। देन इंटरनल एनालिसिस जो विद इन द कंपनी खुद की परफॉर्मेंस के लिए करती है। एक्सटर्नल एनालिसिस जो कंपनी के पब्लिश्ड अकाउंट्स होते हैं, बेस्ड ऑन दैट जो बाहर के लोग को एनालाइज करते हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस विद इन द कंपनी, जब आप डिफरेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करते हो तो उसको हम वर्टिकल एनालिसिस बोलते हैं। तो लेट्स सी ये कैसे मैच करेंगे। अगर मैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को की बात करूंगी, सो इट इज़ योर डी विच इज़ यूजफुल फॉर ट्रेंड एनालिसिस, कि आप ईयर ऑन ईयर कैसा कर रहे हो या फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए काम करेगा। इंटरनल एनालिसिस ऑफ कोर्स कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट होगा। एक्सटर्नल एनालिसिस आपके लेंडर्स कंडक्ट करवाएंगे so that they can judge about your credit repaying capacity. On the other side, vertical analysis is a cross sectional analysis. तो ये अगर मैं इसको देख रही हूँ तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज डी। Let's move to the next one. So this is question 28. Total assets are given to you 8 lakhs. Shareholders fund is given to you 3 lakhs. Non-current liabilities are given as 4 lakhs. So ratio between non-current asset and shareholders fund is 2:1. So with this information, you are having shareholders fund, you are having the ratio with non-current assets. You can easily calculate non-current assets. Non-current assets are double to shareholders fund. So shareholders fund is 3 lakhs. So my non-current assets will be 6 lakhs. Now I know my total assets. Total assets are 8 lakhs. Very clearly, current assets will be 2 lakhs. Because out of total assets, अगर non-current assets 6 लाख के हैं तो 8 लाख में से 6 लाख माइनस करेंगे तो मेरे करंट एसेट्स आ जाएंगे 2 लाख के। और दूसरी तरफ अगर आप ध्यान से देखोगे, आपकी बैलेंस शीट का टोटल तो टोटल एसेट्स ही रहने वाला है। तो हमारे पास लाइबिलिटी साइड में 3 मेजर हेड होते हैं। एक होता है शेयर होल्डर्स फंड, एक होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज और तीसरा होता है करंट लाइबिलिटी। अगर मैं इन दोनों का टोटल लेती हूँ, शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लाइबिलिटीज का टोटल आ रहा है 7 लाख। इसका मतलब मेरी जो करंट लाइबिलिटीज हैं वो होंगी 8 लाख के मेरे टोटल एसेट्स हैं, उनमें से 7 लाख इज फॉर माई कैपिटल एम्प्लॉयड। सो माई करंट लाइबिलिटीज विल बी ऑफ 1 लाख। और हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है करंट रेशो। करंट रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। सो हियर माय करंट एसेट्स आर 2 लाख और मेरी करंट लाइबिलिटीज हैं 1 लाख। द आंसर इज सी, दैट इज 2:1. Question 29, statement 1, dividend paid is always classified as financing activities, whether it is paid by manufacturing company, finance company or any another company. This is 100% correct statement. Your dividend paid will always be considered as financing activity, whether it is a financial institution or a non-financial institution. On the other side, statement 2 says investment with more than 365 days of maturity treated as cash equivalents. The investments which are matured within a year is considered as cash and cash equivalents, not the maturity more than 365 days. That means statement 1 is correct. On the other side, statement 2 is
incorrect. There is another part of it, profit after appropriation given to you, and here we are supposed to calculate operating profit before working capital changes. So आप पहले ले लो बेटा profit after. Now we have to make the adjustment. आपको proposed dividend previous year का लेना है. This will be your profit, net profit before tax and extraordinary item, which is 2,65,000, and now you have to make the adjustments here. The first adjustment is loss on sale of fixed asset. इसको हम प्लस करते हैं और रेंटल इनकम, क्योंकि ये आपकी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है तो इसको आप माइनस करोगे. सो यू विल बी एडिंग हियर the final answer will be 2,58,000. Let's try this question 30. Pick the odd one out. So if I'll just go through with these transactions, it is related with the cash flow statement. Bank loan taken is a financial activity. Dividend received is an investing activity. Computer software purchased is investing activity. Debentures purchased in investing activity. So that means the answer will be A, because it is related to the financing activity, but all other three are related to the investing activity. So question 31, we have to give head and subhead of the following items. Loose tools comes under the current assets and it is included in the inventories. लेकिन जब भी हम करंट रेशो कैलकुलेट करते हैं वहाँ पर हम इन्वेंट्रीज से इसको डिडक्ट कर देते हैं एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स को भी डिडक्ट करके लेते हैं. कॉल्स इन एडवांस इज योर करंट लायबिलिटी एंड इट कम्स अंडर अदर करंट लायबिलिटी. So match heads and publishing titles, it is your non-current asset and comes under property, plant and equipment, intangible asset. So question 32, this is the question based on comparative statement of profit and loss for the year ended 31st March 2023. So we have been given here, this is revenue from operation. हमेशा जब भी हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं तो A column is always for the previous year, B column is for the current year. So A column आप इसको आगे लिखेंगे, फिर B column में इसको लिखेंगे, then we prepare C column which is always your B minus A, and then there will be the D column which is C upon A into 100. मतलब एब्सोल्यूट चेंज को आप डिवाइड करते हो प्रीवियस ईयर के अमाउंट के साथ और उससे आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हो. हमेशा प्रीवियस ईयर पहले आएगा. सो यहाँ पे 65% ऑफ RFO आपको परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दिया हुआ है. तो अगर मैं इसका लेती हूँ ये 6,50,000 अमाउंट आएगा. ऑन द अदर साइड दिस इज गिवन योर 40% विल कम आउट एज 2 lakhs. Now here it is 6% of RFO. When you are taking 6% of RFO, it is coming only 60,000. And on the other side, this is 10% of RFO. So it is your 50,000. Like this, you will calculate all these amounts. And then there are other expenses. 10% of cost of revenue from operation. If I'll say cost of revenue from operation is the total of these two, so this is a 10% of 7,10,000. On the other side, this is the 20% of
2,50,000. So let's see how we are going to put it in the table. I have already created a table here for all of you. So the first thing is, when I'm saying this is a table, you have to give a proper heading here. The heading which says comparative statement of profit and loss for the year ended 31st March 23. The heading is very, very important. My A column carries all the previous year values. On the other side, my B column carries all the current year values, and then there is a absolute change, and then the way we have discussed, we have to calculate the percentage. Now the most important part is, you will be taking the first point, you will be taking all the total revenues, because in this particular question there is only RFO, there is no another revenue. So पूरा का पूरा पहला पॉइंट सिर्फ RFO का हो जाएगा. फिर हम लोगों को लेना है सारे के सारे खर्चों को इकट्ठा करना है. खर्चों को हमने जैसे आपको सवाल में दिया हुआ था कि RFO की परसेंटेज दी है तो RFO की परसेंटेज लेनी है, कॉस्ट ऑफ RFO की दी है तो वो A प्लस B आपकी कॉस्ट ऑफ RFO होता है. So based on that I have calculated other expenses, and then the second part is your total expense with all A plus B plus 3. आपने जब A plus B plus C करना है तो आपके पास टोटल एक्सपेंस आ जाएंगे, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, which is one is RFO minus total expenses, total revenue minus total expenses is your profit before tax. So on profit before tax you will be calculating 30% of it, which is your tax paid, and then profit after tax is the bottom liner, like this. Now please pay attention, what is the division of marks in this particular paper. This question carries only 3 marks, so there is no marks particularly accord for the structure, but they can take away your marks if you are not making this format as it is. So the division says that half mark for this column, half mark for this column, because these two columns you just have to copy, although we have calculated also बिकॉज परसेंटेज में दिया था, लेकिन इनको हाफ मार्क दिया गया है, इसको 1 नंबर दिया गया है और इसको 1 नंबर दिया गया है. लाइक दिस द मार्क्स आर डिवाइडेड इन दिस क्वेश्चन. So this is question 33. Y Limited has provided the following information on 31st March 2021. Total assets आपके हैं 8 lakhs के, debentures 2 lakhs redeemable after 4 years, long term bank loan is rupees 1,50,000, long term provisions is 1,000. So when I will add debentures plus long term bank loan and long term provisions, it will give me either debt or non current liabilities. So 2 lakh plus 1,50,000 and 50,000, it is coming out as 4 lakhs. Then debentures rupees 1,40,000 redeemable within next 6 months, trade payable 60,000. So these two are current liabilities. So your current liabilities are of 2 lakh rupees. And we are having the total assets, that means total of balance sheet is 8 lakhs. So if I will deduct total assets minus total debt, I will be getting the equity. It will be equal to the equity. Here total assets are given in the question as 8 lakhs and total debt I am calculating as 6 lakhs. Equity is coming here 2 lakhs. Now the first question is debt to equity ratio. So my debt is 2 lakh, my debt is 4 lakh, my equity is 2 lakh. So my answer is 2:1. The second is issue of fresh debentures of rupees 1 lakh. In that case, my debt will become 5 lakhs, but my equity will be 2 lakhs. So my ratio will be 2.5:1. So this is the answer. Now here the fresh
equity shares of 50,000. So my debt is 4 lakhs. On the other side, I have fresh equity which is 2,50,000. So if I'll just calculate debt to equity ratio, it is coming as D, which is 1.6:1. Now old and damaged furniture costing rupees 1,30,000 was sold just for 30,000. So while looking at this transaction, you can see there is a loss of 1 lakh. So loss will be adjusted through equity. तो डेट विल रिमेन सेम. इन दिस केस आपका डेट वही रहने वाला है 4 लाख, लेकिन आपकी इक्विटी जो कि 2 लाख थी, बिकॉज ऑफ दिस लॉस नाउ इट कम्स डाउन टू 1 lakh. So my ratio will be 4:1. So this is the another part of question 33. Here the business has total RFO is given to you. Cash RFO is 20% of credit RFO. So the very first question is we need to calculate credit revenue of the company. So whenever the statement is given, cash revenue is equal to 20% of credit. What I will be doing, I will let the credit revenue is X. Then your cash revenue will be 20 upon 100x. But I have total revenue which is 6 lakhs. So I can write down 20 upon 100x plus x is equal to 6 lakhs. So it is coming out as 120 upon 100x, which is your 6 lakhs. X will be 6 into 100 upon 120. When you are solving it, it is coming as 5 lakhs. So जो x था वो हमने क्रेडिट रेवेन्यू को ही माना था, तो यहाँ पे हमें क्रेडिट रेवेन्यू ही कैलकुलेट करना था. इट इज कमिंग आउट एज 5 lakhs. So the answer is D of it. Now let's he is talking of cost of revenue from operation. For cost of revenue from operation, we are having a formula for one is net purchases plus direct expenses plus opening stock minus closing stock. So here I have my net purchases given here is 4 lakhs. Direct expenses, among the direct expenses wages are given here which is 40,000, and excess of opening inventory over closing inventory, that means we are having the difference between opening minus closing is given here. So when I'm calculating it, it is coming as 4,50,000. So the answer is A of it. This is 4,50,000. The next question he is asking us to calculate closing inventory. We are having inventory turnover ratio. आपको इसका फॉर्मूला लगाना होगा. Inventory turnover ratio is cost of revenue from operation upon average inventory. By putting up the values, I'm getting this is 9 and मेरा cost of revenue from operation is 4,50,000. So average inventory. The average inventory is 50,000. By dividing 4,50,000 with 9, it is coming as 50,000. Now here it is that closing inventory, excess of opening inventory over closing inventory is 10,000. I can just take as a closing inventory X and then opening inventory will be X plus 10,000.
divided by 2 is the average inventory, and that is equal to 50,000. Let's solve it. So it is coming as 2x is equal to 1 lakh minus 10,000 is coming 90,000 and x is 45,000. तो x मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री को माना था, यहाँ पे this is the answer for closing inventory. Now the next question he is asking us about gross profit ratio. When I'm saying gross profit ratio, we have RFO 6 lakh, we have cost of RFO is 4,50,000. That means my gross profit is RFO minus cost of RFO 1,50,000 and divided by 6 lakh, which is my RFO, into 100. So when I'm solving it, is coming out as 25%. And the answer. So question 34, prepare cash flow statement on the basis of information given in the balance sheet of T Limited as at 31st March 2021 and 22. हम लोग पहले इसको एनालाइज करेंगे यहाँ पर and then we'll put the values in our table. So the first thing is equity and liability is the side. Shareholders fund में share capital is the first item. Okay. शेयर कैपिटल आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है और ये बढ़ रहा है, लास्ट ईयर से इस साल बढ़ रहा है. दैट मीन्स देयर इज अ कैश इनफ्लो. कैश इनफ्लो कितने का हो रहा है आपका? 70,000 का कैश इनफ्लो है. जब मैं प्लस साइन लगाऊंगी दैट विल इंडिकेट द कैश इनफ्लो. जब हम ब्रैकेट में अमाउंट लिखेंगे दैट विल इंडिकेट द कैश आउटफ्लो. ओके, सो नेक्स्ट इज योर रिजर्व एंड सरप्लस. इसको वैल्यूज हम यहाँ से नहीं लेंगे क्योंकि इसमें इसकी नोट नंबर के अंदर डिटेल है. सो विल जस्ट टेक द वैल्यूज फ्रॉम द नोट नंबर. नाउ देयर इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट विच इज अगेन द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एंड क्योंकि ये आपका पिछले साल से बढ़ रहा है, देन अगेन देयर इज अ कैश इनफ्लो ऑफ 10,000. नाउ ट्रेड पेबल, एंड ट्रेड पेबल आपका लास्ट टाइम से बढ़ रहा है. सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है एंड देयर इज अ कैश इनफ्लो विच इज ऑफ 98,000. there is a short term provision which is provision for tax. We have to check, there must be an adjustment related to it. So there is a tax paid adjustment is given. That means we are supposed to create tax ledger account. So provision for tax का हम account बनाएंगे. Let's analyze what else is there. And then we are having assets. So the very first is property, plant and equipment. So it will be the part of investing activity. Intangible assets ये भी बढ़ रहे हैं, so that will be the purchase of investing activity. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कम हो रही हैं तो आउटफ्लो ऑफ कैश है, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. नाउ करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड कैश इक्विवेलेंट्स. आपकी जो करंट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी हम यहाँ से नहीं ले सकते, लेकिन आपकी करंट इन्वेस्टमेंट्स उसी का पार्ट रहेंगी, उनको हम किसी और एक्टिविटी में नहीं डालते हैं. वी आर लेफ्ट विद इन्वेंट्रीज. ऑफ कोर्स इन्वेंट्री इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ट्रेड रिसीवेबल इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी. इन्वेंट्रीज आपकी लास्ट टाइम से कम हुई है, मीन्स आपने सेल कर दिए हैं 42,000 की, वो कैश इनफ्लो है. देन आपके ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गए हैं पिछले साल से. अभी देयर इज एन इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, सो देयर इज अ कैश आउटफ्लो ऑफ इट विच इज ऑफ 2,10,000.
नाउ नोट्स टू अकाउंट्स को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस है। जनरल रिजर्व एंड सरप्लस both will be the part of net profit before tax and extraordinary item, of course operating activity. Cash and cash equivalents, this is entire is the part of cash and cash equivalent in the beginning of the year and end of the year. इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को भी ऐड कर देंगे, यहाँ पे 20,000 ऐड करेंगे और यहाँ 30,000 ऐड करेंगे. Let's check the adjustments. So here the adjustment regarding an old machinery having book value of rupees 42,000 sold at for 56,000 and depreciation provided on machinery during the year is 28,000. ये machinery का year का depreciation है. Then there is a profit because book value आपका 42,000 था और आपने उसको sell किया है 56 का. So there is a profit of 14,000 that you have to show in the machinery account. Now there is a interest received. Of course it is the part of investing activity, लेकिन इसको आपको adjust करना पड़ेगा operating के अंदर भी. Dividend paid during the year, it's a part of financing activity, but आपको adjust करना पड़ेगा operating के अंदर भी. And interest on bank overdraft, yes, it is the part of financing activity, but you have to adjust it in operating activity also. Whenever the adjustments are given, always it comes twice in your answer. So let's start with making of provision for tax account and machinery account. So we need to prepare provision for tax account. This is the opening balance of it and this is the closing balance. Opening is 26,000 and closing is 32,000. So because provision for tax is a liability, we will be starting here by balance. Jot down the opening balance with two balance carried down. There is an adjustment that during the year tax has been paid for 18,000. Now you have to calculate the how much provision has been made during the year. It comes out as 20. How we are going to treat it while making the cash flow statement? This has to be added in operating activities while calculating. While calculating net profit before tax and extraordinary items, and the tax has been paid during the year, you have to deduct it in operating activities. Another account which we are supposed to prepare is machinery account. For machinery account, we will be taking the opening balance as 2,80,000 and 3,92,000. So 2,80,000 and 3,92,000. Let's confirm the balances once, the opening and the closing, because machinery is an asset, so it will always be having डेबिट बैलेंस. तो आप कैसे लिखोगे, क्योंकि मशीनरी एसेट है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस होगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस होगा. Now there is an adjustment regarding the machinery, so please check that adjustment here. We have already analyzed this, that you have sold it for 56,000 and then there is a profit of 14,000. So by bank, then you have to write down the years. So this is 56 and 14. Now there is an year's depreciation of 28,000. Once you are done with it,
take the total of this side. What all we are supposed to write in our cash flow statement? So this is the outflow of cash in investing activities. This is, you have to deduct in operating activity, adjustment for non-operating item. This is non-cash item, you have to add in operating activity, and this is inflow of cash through investing एक्टिविटी, ये प्लस होगा आपका। नेट प्रॉफिट आप लोगे बेटा करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 2 लाख माइनस 1 लाख, it will be 1 lakh. You will add provision for tax in it. You will add transfer to general reserve in it. You will add dividend in it. So let's check the values here from the question. We are having here ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, अगर आप देखोगे 1,08,000 माइनस 82,000 will be your transfer to general reserve, and then there is a dividend paid of 60,000 that will be there. And for provision for tax we have created this account. This is 24,000 is a provision for tax which we have calculated. So your net profit before tax and extraordinary items is coming 2,10,000. Now the another segment of this question is that you have to make the adjustments for non-cash and non-operating items. If I'll just take a look on the question, we are having depreciation. सो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे 28,000 का, ये हमने मशीनरी अकाउंट बना के कैलकुलेट किया. देन इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इज गिवन इन योर एडजस्टमेंट्स, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन इज गिवन इन योर एडजस्टमेंट्स, interest received on investment is also given in your adjustments. So finally I'm getting this is 16,000. अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ तो मेरे पास आ जाता है operating profit before working capital changes. So cash flow statement for the year ending 31st March 2021. So first thing we need to calculate net profit before tax and extraordinary items. For that we will be taking net profit which is current year minus previous year comes out as 1 lakh. Provision for tax हम लोगों ने प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाया, वहाँ से लिया, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आपको नोट्स टू अकाउंट से मिल गया, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 60,000 फ्रॉम द एडजस्टमेंट्स. तो मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आ रहा है 2,10,000. ये आप वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हैं, ये आप विद इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट भी दिखा सकते हैं. इसके बाद हम लोगों को करनी होती है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स. यहाँ पे डेप्रीसिएशन हमें एडजस्टमेंट क्या हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हमें इंटरेस्ट में इन्वेस्टमेंट एडजस्टमेंट्स में दिया है, एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इज आल्सो गिवन इन द एडजस्टमेंट्स, एंड गेन ऑन सेल ऑफ मशीन वी हैव कैलकुलेटेड थ्रू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द एडजस्टमेंट्स. तो ये 16,000 की अगर हम एडजस्टमेंट करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आपके पास आ जाता है विच इज़ 2,26,000. So there are 3 वर्किंग कैपिटल एलिमेंट्स. ट्रेड पेबल बढ़ रहे हैं तो आपको प्लस करने हैं. यहाँ पे जब भी आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ती है आप प्लस करते हो, जब भी करंट लायबिलिटी कम होती है माइनस करते हो. ऑन द अदर साइड करंट एसेट्स कम होते हैं तो आप ऐड करते हो, और करंट एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो आप माइनस करते हैं. बेस्ड ऑन दिस हमने ट्रेड रिसीवेबल हमारे इंक्रीज हो रहे हैं तो कैश आउटफ्लो है. इन्वेंट्री
कम हो रही है तो सेल हो गई, कैश इनफ्लो है, सो देर इज़ अ नेट इफेक्ट ऑफ -70,000. सो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आपका जो आ जाता है वो 1,56,000 आ जाता है. उसमें से आप टैक्स पेड माइनस कर देंगे विच इज़ ऑफ 18,000. द फाइनल वैल्यू ऑफ cash flow from operating activities will be 1,38,000. now come on the investing activities. उसके लिए हमने it is very clearly written non current investment आपकी सेल हुई हैं. मशीनरी के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी एडजस्टमेंट्स गिवन है, और ये जो परचेज की इंफॉर्मेशन थी ये हमने थ्रू मेकिंग द मशीनरी अकाउंट इसको एज अ बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट किया था. परचेज ऑफ पेटेंट्स वेरी क्लियरली गिवन इन द क्वेश्चन एज इट्स एन इंटेंजिबल एसेट, एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इज गिवन इन योर एडजस्टमेंट. सो यहाँ पे क्योंकि वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है और आपको मिल रहा है, विल बी एडेड हियर. सो द फाइनल कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज 1,50,000. नाउ कम ऑन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. So here when I'm saying financing activities, issue of share capital will be 70,000, increase in bank overdraft will be 10,000. इससे आपका कैश इनफ्लो हो रहा है, पर डिविडेंड पेड एंड इंटरेस्ट पेड से आपका कैश आउटफ्लो हो रहा है. सो देयर इज अ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इज 16,000. So net effect is coming with 1 + 2 + 3 of all the 3 activities is 4,000. तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को ऐड किया, विच इज़ कमिंग इन द बिगिनिंग इट इज़ कमिंग एज 1,14,000 एंड एट द एंड इट इज़ कमिंग एज 1,18,000. एंड दैट्स इट फॉर द डे. बेस्ट ऑफ लक.